हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें कि हम सिलेबस डिकोड कर रहे हैं यूजीसी नेट के जनरल पेपर के सभी यूनिट्स का। और अभी तक हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा था पूरे पेपर का, और फिर हमने एक लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को डिकोड किया था। आज हम जिस यूनिट को डिकोड करने वाले हैं उसका नाम रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये कहने के लिए तो एनटीए ने इसका जो सिलेबस दे रखा है वो सिर्फ 6 पॉइंट्स में दे रखा है, बट ये यूनिट कितनी बड़ी है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको इसका सिलेबस जान के और इसके आउटपुट जान के कि आफ्टर नेट कह लीजिए या एग्ज़ाम कह लीजिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो 6 पॉइंट दे रखे हैं, बट उन 6 पॉइंट्स में भी कितने सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ये सब हम इसमें देखेंगे इसी वीडियो में। और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट जितनी छोटी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है और कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करना चाहूँगा, उसके बाद में हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि रिसर्च एप्टीट्यूड और हमने अभी तक देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस ये नहीं कि इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, इसका सिलेबस छोटा है, या इसका सिलेबस मैं बता रहा हूँ कि इसका सिलेबस बड़ा है। नहीं, कि जब आप नेट का एग्ज़ाम कर लेंगे, मान लीजिए आपका नेट या आप बोलिए कि जेआरएफ इस अटैम्प्ट में हो जाता है, तो जो आपकी आगे काम आने वाली यूनिट्स हैं, आगे काम आएंगे ना यूनिट्स, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे कुछ हम एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएंगे आगे, तो उस एक्सट्रैक्शन में सबसे मेन पार्ट होता है इस रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसके साथ एक हम आगे देखेंगे, एक यूनिट होती है आईसीटी। ये दोनों यूनिट्स आफ्टर नेट आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों यूनिट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस पूरे नेट के जनरल पेपर के सिलेबस में कि इनको इतने अच्छे से पढ़ो कि सिर्फ एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, एग्ज़ाम के बाद जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है दोनों यही सॉल्व करेंगे मिलके। आधे में रिसर्च का काम आने वाला है और आधे में आईसीटी का। अब आईसीटी क्या बोल रहा हूँ, आईसीटी है हमारा क्या, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, अब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, तो डिजिटल में कहाँ काम आने वाला है कंप्यूटर, हर जगह, हर पॉइंट पे। इवन ये जो मैं बोल रहा हूँ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी इन रिसर्च, ये आपको सीधे जब पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे और कोर्स वर्क से पहले एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा कि एक बेसिक नॉलेज ऑफ आईसीटी फॉर एवरी रिसर्च स्कॉलर। इट्स ये मैंडेटरी हो जाता है कि हाँ, हर किसी को कम से कम कंप्यूटर की इतनी नॉलेज हो कि उसके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए तो वो मतलब ऐसा ना करे कि मैं क्या करूँ, मतलब होते हैं ना एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि मैंने तो कभी कंप्यूटर यूज़ किया ही नहीं है, मैं अब कैसे करूँगा। या कई सारी जगह पर क्या है, कंप्यूटर यूज़ आने वाला है रिसर्च में। तो इसीलिए क्या है कि ये दोनों यूनिट्स रिसर्च एंड आईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इनका सिलेबस भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, देखते हैं आगे कि इसके सिलेबस में एनटीए ने क्या क्या दे रखा है और एक्चुअल में इसके सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है एनटीए का दिया हुआ सिलेबस है, देख सकते हैं आप, सिर्फ 6 पॉइंट। ठीक है ना, 6 पॉइंट में रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म, किसके अकॉर्डिंग, एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट अगर हम इसको फर्दर डिकोड करें या मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च इज़ नॉट जस्ट दीज 6 पॉइंट्स, रिसर्च इज़ वेरी वास्ट। ठीक है, अगर बात करें हम रिसर्च की मीनिंग से ही, तो रिसर्च की मीनिंग से अगर हम बात स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है भाई रिसर्च। ठीक है ना, रिसर्च एक तो हो गया, यही इसी वर्ड को ले लेते हैं ना, रिसर्च। इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ से बाइफर्केट कर देते हैं, एक री हो गया और एक सर्च हो गया। जनरल डेफिनेशन हर बुक में, जब भी कोई बुक लोगे सबसे पहली चीज़ यही मिलेगी कि रिसर्च इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज़ री एंड अगेन इज सर्च। कि किसी चीज़ को बार बार सर्च करना क्या हो गया, रिसर्च बोल देते हैं। बट इट्स मोर देन जस्ट रिसर्च। इससे हम क्या करते हैं कि एक जनरल आइडिया निकालते हैं कि ताकि वो चीज़ें फर्दर और सॉल्व हो सकें, फ्यूचर में उसको जनरलाइज कर सकें। तो इस तरीके से रिसर्च के हमारे बहुत सारे आउटकम होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिसर्चिंग, ठीक है ना, एक चीज़ को बार बार सर्च करना नहीं है, एक चीज़ को सर्च कर लिया उसके आउटकम से जनरलाइज करना, उसको हम रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स। अब भाई देखो एनटीए ने क्या किया कि सिर्फ लिख दिया रिसर्च और उसके आगे लिख दिया टाइप, और ये नहीं बताया कि रिसर्च के टाइप कितने होते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि कितने होते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक होता होगा, 2 होते होंगे, 3 होते होंगे, 4 होते होंगे, बट नहीं, रिसर्च के टॉपिक होते हैं आपके 25+।
जिसने पढ़ा है, जो मतलब हमारे पास कई तरीके की ऑडियंस है ना, जैसे कि हो सकता है किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट ही हो जो पहली बार देख रहा हो, और हो सकता है कि कोई पहला अटैम्प्ट दे चुका है। तो जो अटैम्प्ट दे चुका है उसको पता है कि हाँ सर ये सही बोल रहे हैं कि 25 टाइप की रिसर्च होती है, हर किसी का कीवर्ड होता है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जस्ट इन वन पॉइंट एक कीवर्ड इधर से इधर हो जाता है और वो दूसरे टाइप की रिसर्च बन जाती है, ठीक है ना। तो और कुछ मेजर मेजर डिफरेंस होते हैं, जैसे एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों मतलब एक ब्रॉड एस्पेक्ट है कि क्वालिटेटिव का बिल्कुल अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो ये 25 टाइप ऑफ रिसर्च जो सिर्फ इस छोटे से वर्ड में यहाँ पे एनटीए ने लिख के दे दिया है, ठीक है ना। अब सर क्या ये मुश्किल होते हैं कि ये तो 25 टाइप के अगर हो गए तो फिर ये क्या कभी याद नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। हर किसी का एक का इंडिविजुअल कीवर्ड्स होते हैं, हर किसी को हम सिर्फ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला अभी अभी कि क्या एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ये होती है हमारी क्वांटिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मतलब यहाँ पे डाटा दिया होगा, भाई डाटा दे रखा है तो क्या है, इसको स्ट्रक्चर करने में मतलब इजी होगा ना, आराम से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट मतलब एक तरीके से लिख सकते हैं, इसका कुछ जनरलाइजेशन निकल सकता है, इसका क्या है मतलब इसमें हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई डाटा मैंने कह दिया चलो मीन निकालो, आराम से निकाल दोगे ना, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। बट क्वालिटेटिव क्या होता है, ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड। कीवर्ड मिला जहाँ पे भी बात आई कि इसकी अनस्ट्रक्चर्ड, तो मतलब हम क्या लगा सकते हैं वहाँ पे, क्वालिटेटिव ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ऐसे क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ ये दो टाइप के, ये तो मैंने मेजर पॉइंट्स बता दिए। मेजर मतलब बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी, इतनी ब्रॉड कि मतलब इसमें ही 10-10 टाइप की रिसर्च आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की और क्या होती हैं भाई, एक्शन रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, ठीक है ना। और किसी को कुछ याद आ रहा है तो कमेंट्स में लिखते रहना आप, जिसको भी जो भी टाइप का रिसर्च अगर याद आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब जो अपने थॉट्स बताना चाहता है कोई भी बता सकता है, ठीक है। और सर और कोई होता है? बिल्कुल होती है। और टाइप की रिसर्च बताओ भाई, कोई लिखो जल्दी। कहानियाँ सुनिए, कहानियाँ, नरेटिव, ये भी एक क्या है, एक टाइप ऑफ रिसर्च है। एथेनोग्राफी, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब एक एक टाइप की रिसर्च है जिनके नाम बता रहा हूँ और हर किसी का कीवर्ड होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया जो तुम्हारा सिंपल एक टाइप का वर्ड लिखा था, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या इसमें इस टाइप में ही कितनी चीज़ें हैं कि अगर मैं सारे रिसर्च के टाइप यहाँ पे नाम लिख दूंगा ना तो 3 पेज तो वैसे ही भर जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 6 पॉइंट में आपका सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। एनटी का स्मार्टनेस देख रहे हो कि उसने टाइप लिख दिया है, और उसने तो कवर कर दिया अपनी तरफ से, भाई मैंने तो टाइप लिख के भेजा था, तुम इसको मना नहीं कर सकते। जब भी तुम सर्च करोगे टाइप तो वहाँ पे 25 टाइप के दिखाएगा, एनटी कहेगा मैंने लिख रखा है टाइप, उसने स्मार्ट प्ले कर दिया कि तुम्हें पढ़ के आने हैं टाइप्स कितने, मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको भाई अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है टाइप्स, ठीक है ना। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिसर्च के टाइप्स मतलब एक तरीके से इसको और कैसे कर सकते हैं, जैसे ऑन्टोलॉजी होती है इसमें, मतलब इसके नाम अलग अलग हैं, है ना। नाम मतलब कि जैसे क्या क्या इसमें, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जैसे मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, इन सब में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हर किसी में अलग अलग प्रोसेस चेंज हो रही है। काम क्या कर रहे हैं हम, रिसर्च का कर रहे हैं, बट हर किसी में क्या हो रहा है, प्रोसेस चेंज हो रही है, ठीक है। जिसको हम फिलोसफिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, जैसे कि किस में होता है, किस में होता है भाई, एक था हमारा यहाँ पे वर्ड्स आते हैं आइडियलिज्म और रियलिज्म। ये सब क्या है, ये फिलॉसफी है किसको, रिसर्च को एक मोटिव देने के लिए, एक आइडियोलॉजी की तरह देखने के लिए कि हाँ भाई कुछ लोग क्या होता था आइडियलिस्टिक होते, तो वो मतलब सिर्फ आइडियल्स में फॉलो करते थे कि हाँ भाई ये इसने बोल दिया तो इसने सही बोला है। कुछ रियलिज्म में फॉलो करते थे, मतलब कहते नहीं है कि हाँ भाई मैं तो रियलिटी में जीता हूँ, कि रियलिटी में जीने का मतलब क्या है, जो मुझे दिख रहा है वो सच है, या कि भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल भी एक अप्रोच हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये अप्रोच है किसकी, रिसर्च की, ठीक है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्या वर्ड लिखा हुआ है भाई, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, एनटीए का बहुत ज़्यादा फेवरेट, ठीक है ना। अब इसको डिनोट करेंगे कैसे, मतलब क्या होता है सर इसका, ये होता है साइंस एंड ये होता है साइंस प्लस रियलिटी,
सर आपने क्या लिख दिया, 2 वर्ड्स, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। एक सिंपल साइंस, तो पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है उसमें क्या होता था, सिर्फ साइंस को फॉलो करते थे। जो चीज़ साइंस ने कह दी कि सही है वही चीज़ सही है, जो साइंटिफिकली प्रूफ हो रही है वो चीज़ सही है, अदरवाइज वो किसी को सही नहीं मानते थे। बट दूसरी अप्रोच जब आई, भाई पॉजिटिविज्म चल रहा था, बट क्या करा इन्होंने, कहा जो कुछ इससे अलग लोग थे उन्होंने क्या कहा इसको गलत करने के लिए, कि हर चीज़ साइंस प्रूफ नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें बियॉन्ड साइंस होती हैं। तो जो नई नई ब्रांच बनी बियॉन्ड साइंस वाली, उसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसमें क्या करता है कि साइंस को तो फॉलो करना चाहिए बट वो रियलिटी भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना, साइंस प्लस रियलिटी, ठीक हो गया। ये तुम्हारा हो गया भाई पहला पॉइंट जो एनटीए ने लिख रखा था और हमने थोड़ा डिकोड करने की कोशिश की। और ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लग रहे हैं छोटे छोटे कि एनटीए ने छोटे लिख रखे हैं, बट आगे आते हैं। दूसरा है क्या हमारा, मेथड ऑफ रिसर्च। भाई सब चीज़ों में कीवर्ड देखने हैं अब हम यहाँ से, जैसे एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट किए हैं, लैब में गए हो, कोड वर्ड पहन के खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसमें ये डाल दिया उसमें आग निकल गई, कहीं किसी के ऊपर डाल दिया, ऊपर मतलब कभी गिर गया पैर पे, या मतलब एक्सपेरिमेंट हम करते रहते थे, जो केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट, ये कुछ हद तक उसको रेप्लिकेट करते हैं, बट हर चीज़ साइंस नहीं करती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होती है ये बात करती है हमारी मैन्युपुलेशन की। मैन्युपुलेशन किसकी, यहाँ नया वर्ड आ रहा है भाई, वेरिएबल्स की। कहीं लिखा है यहाँ पे वेरिएबल्स, पूरे सिलेबस में कहीं वेरिएबल्स नहीं लिखा है, बट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स में क्या टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर क्या क्या होते हैं ये, है ना, जैसे मैथ्स में ही पढ़ते थे ना, y इजिकल्स टू एक्स प्लस 3। यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है एंड कौन इंडिपेंडेंट है, दिख रहा है ना, y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x मतलब कि y की वैल्यू हम तब तक पता नहीं चला सकते जब तक x नहीं मिलेगा। x अगर हमने 3 कर दिया तो y कितना हो गया 6, x इजिकल टू कितना कर दिया 1, तो y इजिकल टू 4, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे। ये कितना, ये क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये तो मैथ्स की लैंग्वेज में है, रिसर्च की लैंग्वेज में क्या है, रिसर्च की लैंग्वेज में ये हर किसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल लें तो जिम का, वेट एंड क्या एक्सरसाइज दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा वेट गेन, वेट लॉस होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या होगा, दूसरे एक दूसरे को अगर रिलेट करें तो कि भाई जितना ज़्यादा वेट होगा मतलब क्या है कि उतनी कम एक्सरसाइज वो बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम रिसर्च में हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं अपने आप। मतलब जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। अभी देखो नया वर्ड आ गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या हो रहा है, नए वर्ड्स आ रहे हैं। हाइपोथेसिस कहीं लिखा है इस पूरे सिलेबस में आपको हाइपोथेसिस वर्ड नहीं मिलेगा, और एग्जाम में जाने के बाद पहले क्वेश्चन में ही आपको हाइपोथेसिस वर्ड मिल जाएगा। सोचो अगर आप ये 6 पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैंने इतना रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया है कि जीवन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनटीए में मैं सारे कर दूंगा, और पहला ही क्वेश्चन में आपको ऐसा वर्ड दिख जाए जो पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको कि किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये हिडन वर्ड्स हैं, हिडन टॉपिक्स बोल सकते हैं इनको, कि ये क्या करते हैं, एनटीए ने अपनी तरफ से लिख रखा है। अभी आएगा कहाँ पे, अभी बताऊंगा कि ये हाइपोथेसिस निकला कहाँ से, बट उसने एनटीए ने इतने क्रक्स में लिख रखा है सिलेबस कि उसने कह रखा है कि भाई मैंने अपनी तरफ से सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। अब डिपेंड करता है तुम पे कि क्या तुम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, या सिर्फ सिलेबस पढ़ के आ गए हो। और स्मार्ट प्ले तो ये हो रहा है कि पहले 2019 से पहले की बात करें तो क्या होता था, कोविड से पहले क्वेश्चन भी ऐसे आते थे, व्हाट इज़ रिसर्च, सिंपल, ठीक है ना। और उसमें सच में ऐसे लिखा होता है कि रिसर्च इज अगेन सर्चिंग सम टॉपिक्स, और इसी तरीके से मतलब इजी, बहुत इजी क्वेश्चन होते थे। बट अब क्या है, अब एनटीए ने अपना लेवल इतना अप कर लिया है कि इतने डीप क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने बात की ना अभी पिछली वीडियो में मैं बताया था कि क्या है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस आईसीटी का ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि रिसर्च का, और इसमें तड़का किस चीज़ का होगा, हायर एजुकेशन का, ठीक है ना। ये कोई डराने वाली बातें नहीं है, मैं अटैम्प्ट दे चुका हूँ, 2 अटैम्प्ट दिए हैं, दोनों अटैम्प्ट में बहुत ही वास्ट डिफरेंस था, ये मैं समझ चुका था। और तीसरा अटैम्प्ट जो अभी हुआ है 2022 का, इसने तो हद ही मचा दी। क्वेश्चन मतलब या तो इतने सिंपल आए, शुरू में जो एग्जाम हुए 3 फेज़ में एग्जाम, 3 भी नहीं 5-6 फेज़ में एग्जाम हुए हैं, तो शुरू में तो इतने इजी क्वेश्चन आए कि भाई आराम से
हो रहे हैं, और बाद में जब क्वेश्चन आने शुरू हुए तो ऐसे डीप क्वेश्चन आए कि सच में यूनिट पता लगाना मुश्किल पड़ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे भाई अपना है क्या, अरे हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल की। एक्सपेरिमेंट हो गया क्लियर, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव में हम आंसर देते हैं व्हाट का, व्हाट इज आंसर्ड। कीवर्ड मिला कि जहां भी पूछा जाएगा व्हाट का आंसर क्या है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव वे में किसी चीज को बताना। ठीक है, हिस्टोरिकल, नाम से पता चल रहा है ना किसके लिए यूज होता है, हिस्टोरी, मतलब जो भी हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या होते थे, पास्ट इवेंट्स। तो जो भी ये क्या है, ये भाई कीवर्ड है, पास्ट इवेंट को इन्वेस्टिगेशन करने का किस में काम होता था, हिस्टोरिकल इवेंट्स में। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव, याद रखना ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मिस प्रोनाउंस होते हैं या कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा करते हैं। क्वांटिटेटिव नंबर्स जिसमें आ रहे हैं, क्वालिटेटिव जिसमें नंबर नहीं आते हैं, जो कुछ भी डाटा हो सकता है हमारा, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंट है। और याद रखने हैं हर किसी की कीवर्ड, इवन इन दोनों के ही क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के 10-10 कीवर्ड्स होंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही आराम से हम उनको याद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और आराम से आंसर करके आएंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट भाई, एनटी ने दे दिया है स्टेप ऑफ रिसर्च। और स्टेप ऑफ रिसर्च अगर मैं लिखूं तो इनसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट है और स्टेप ऑफ रिसर्च होते हैं 7 से 8, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने मान रहे हैं। जैसे अगर आप कभी मान लीजिए रिसर्च करने जा नहीं रहे हैं, मतलब आप जाएंगे ही, आप इस एग्ज़ाम को देने आए हैं, तो मतलब आपका माइंड ऑलरेडी सेट है कि भाई मुझे क्या करना है, पीएचडी करना है या फर्दर रिसर्च करना है कुछ। ठीक है ना, तो अब रिसर्च करेंगे तो भाई रिसर्च के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए सर, प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम के हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। या कर सकता है कोई यहाँ पे, कोई है क्या जो बिना प्रॉब्लम के आगे प्रोसीड कर सके? ये रिसर्च की बात नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ की बात है। जब तक हमारे पास सामने प्रॉब्लम नहीं होगी हम उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो अगर हमें आगे बढ़ना तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के बारे में हम जितना जान सकें, फर्स्ट स्टेप। दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, नेट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, जर्नल्स वगैरह, आर्टिकल्स, कुछ भी पढ़ो, बट उसके पढ़ो। जैसे कहते नहीं है कि भाई रिसर्च करने जा रहे हो, टॉपिक चाहिए, क्या करो, आर्टिकल्स पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो, गूगल स्कॉलर पे जाओ। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आप लिटरेचर रिव्यू वाले स्टेप पे पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, फिर क्या है, फिर आपको तैयार करना होता है अपना रिसर्च डिज़ाइन। डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घर में, रिसर्च में, हर जगह डिज़ाइन ही डिज़ाइन। पहले डिज़ाइन बनाओगे, सीधा बिल्डिंग खड़ी कर दोगे। वही यहाँ पे सिस्टम है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन बना लें कि जिसमें क्या हो कि सारी चीज़ें हमारी रिसर्च की कवर हो रही हों कि हाँ भाई हम करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा होता है सैंपल। एक नया वर्ड आ गया भाई, और ऐसा वर्ड जिससे एनटीए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मतलब बहुत ज़्यादा, और दे कहीं नहीं रखा है। डिफरेंस समझ रहे हो, टॉपिक लिखे होने में और एग्जैक्ट क्वेश्चन आने में। हर बार सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप की सैम्पलिंग है। अब यहाँ पे क्या है, फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि क्या है भाई, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी जिसमें हर किसी के पास इक्वल चांस होता है सैंपल में आने का। सैंपल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को कभी कवर नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, पूरी पॉपुलेशन से डाटा लेना है। चलो मान लेते हैं हम क्या, राजस्थान, कोई भी स्टेट ले लेते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी के भी स्टेट की अगर पूरे हर किसी से रिव्यू लेने लग गए पॉपुलेशन से, तो सोचो हमें कितना टाइम लगेगा, या फिजिबल भी है कि हर किसी के पास जाके हम डाटा ले सकते हैं। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल का यूज़ करते हैं। सैंपल में इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट पॉपुलेशन है 200,000 करो, जितना भी मान सकते हैं, और इसमें से हमें सैंपल चाहिए कितने का, सिर्फ 200 का। तो हम क्या करें, एक एक डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 5-5, 15-15, 20-20 लोग उठा लें ताकि वो सही से उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो इसी को बोलते हैं हम सैंपल, और ये होता है हमारा कंप्लीट पॉपुलेशन जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? डिटेल्स में हम सभी वीडियो को देखेंगे, सभी पॉइंट्स को देखेंगे अलग वीडियो में, बट अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टॉपिक क्या लिखे हुए हैं, पहले पॉइंट से बोले जा रहा हूँ मैं, और एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछता है एनटीए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग स्टेप आ गया। सैंपल में क्या करेंगे हम, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन किया,
अब डाटा कलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा? नया वर्ड्स, टूल्स चाहिए होंगे। कैसे टूल्स? कौन से टूल्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं? जिसने पढ़ रखा है उसे तो आता है, वो बता सकता है कि यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हमारे पास मेज़रमेंट स्केल्स होते हैं, है ना। मेज़रमेंट स्केल की बात करी तो हमारा क्या आ गया? सबसे फेमस वर्ड नो आई आर। कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई एक्रोनियम से मैं आ रहा हूँ इसके, क्या है ये? फिर फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है कि याद करने के लिए कि N4 होता है नॉमिनल, ये स्केलिंग है, स्केल्स है, मेजरमेंट स्केल्स जिनको बोलते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नॉमिनल, ऑर्डर, इंटरवल, राइटिंग के लिए माफ़ करना, इन सबको हम जब पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। अभी मैं समझा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ पा रहा है आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो पहले पॉइंट्स में बार बार बोले जा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसी बात से, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि भाई एनटीए का सिलेबस 4-3 पेज में ख़त्म हो जा रहा है, तो एनटीए के पेपर में क्या है। तो वो डिफरेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि एनटीए के लिखे हुए सिलेबस और एनटीए के पूछे गए क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पर तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एनटीए ने अपना सिलेबस में ये चीज़ नहीं लिखी है। ये निकाल कर लाया ना मैं, कहाँ से आए? मेजरमेंट स्किल्स, स्टेप ऑफ रिसर्च में से कहीं ना कहीं से आ गए, बट आ गए। और नॉर्म ये होता है हमारा लास्ट वाला रेशियो, ठीक है। ये चारों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दूसरे में डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन सा किस में आता है, किस तरीके का स्केल होता है, कौन सा यूज़ किया था, मीन किस में यूज़ होता है, मोड किस में यूज़ होता है, ठीक है ना। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से लिखी हुई, जो ये लिखा हुआ है स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक हो गया? अरे यहाँ तक ठीक है भाई। अब डाटा कलेक्शन कर लिया, ये सब डाटा कलेक्शन कर लिया। अब हमें क्या करना है? डाटा को एनालाइज करना है। अब हमें तुम्हें चाहिए होंगे चार्ट्स, या रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, सॉरी मैंने स्टेप्स मिटा दिए। बट अगला है हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, इसका लिंक कैसे दूसरी यूनिट से बैठता है जो हमारे जर्नल पेपर में होती है। इंटरप्रिटेशन भाई डाटा कैसा ही क्या है, हमने हो सकता है न्यूमेरिकल डाटा भी हो, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है हमारा इसमें। अब उस न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए क्या चाहिए होगा? DI, सुना है नाम? एक यूनिट है ना हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन, उसका यूज़ कैसे यहाँ पे हो रहा है? लिंक हो गया, ICT ऑलरेडी लिंक्ड चल रहा था, DI यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जर्नल पेपर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है ना। अब इससे आगे हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? लास्ट में आता है थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग आ गया। अब सर यहाँ पे स्टेप ख़त्म हो गया? नहीं, स्टेप ख़त्म नहीं हुए, इसने तो एक नया ही पॉइंट दे दिया, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। एनटीए ने साफ लिख रखा है अलग से एक पॉइंट में कि क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग एक सिलेबस पॉइंट है, मतलब एक मेजर पॉइंट है किसका? रिसर्च का। जैसे ही स्टेप ऑफ रिसर्च खत्म हुए अगला पॉइंट आ गया हमारा। अब इसमें क्या आता है सर? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे रिसर्च का है वो यही है कि हमें लास्ट में अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं कि हम या तो लिख सकते हैं थीसिस लिख सकते हैं, या आर्टिकल लिख सकते हैं, या रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। हर तरीके के क्या होते हैं? फॉर्मेट्स होते हैं, हर किसी का फॉर्मेट होता है, किसी का हेडर कहाँ आएगा, किसी में कौन सा किस स्केल को यूज़ करेंगे, हो सकता है कोई क्या मांगे, एरियल फॉर्मेट फॉन्ट में मांगे, साइज उसका फिक्स होता है। हर चीज़ क्या होती है? एक फॉर्मेट वाइज चलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है फॉर्मेट का मतलब, किस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं, किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ये आप भी जानते हैं, दोनों के नाम डिफरेंस है, दोनों के काम डिफरेंस है, और क्या है कंटेंट आप कह रहे हैं ना सिंपल है कि हाँ सिमिलर है कि हर चीज़ में हम एक ही चीज़ तो लिख रहे हैं, बट नहीं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर आता है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। भाई ये पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, 4-5 लगा लो, जितने मर्जी लगा लो। मतलब ये जो टॉपिक मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये तो ऐसे हैं कि एनटीए के फेमस हैं, कि मतलब पहला क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं इनसे बनाऊंगा, ऐसा है, ठीक है। क्या होता है सर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग? जब आप किसी को रेफरेंस देते हैं कि मैंने ये चीज़ वहाँ से पढ़ी, या मैंने वहाँ से देखा, या मैं वहाँ से लिटरेचर रिव्यू करके आया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमें रेफरेंस करनी होती है, उसमें यूज़ होता है क्या? स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। सर सिर्फ इतना ही होता है क्या? नहीं,
इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, चीज़ें मतलब टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है कौन सा, एपीए। सर क्या है ये एपीए? एपीए की फुल फॉर्म होती है, एपीए से पहले मैं लिखना चाहूँगा एमएलए, IEEE, और एक शिकागो। क्या क्या चीज़ें लिख दी सर ये आपने, बट यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है, साफ साफ आपको चीज़ें मिलेंगी यही। कैसे? इस बार जिसने अटेम्प्ट दिया है वो जानता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन मिला था, उसको लिखा हुआ कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। डिनाई कर सकते हो तो करके दिखा दो, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा है। एमएलए की फुल फॉर्म पूछी थी, क्वेश्चन सिंपल है, पर जिसने ये सिलेबस देखा है उसको नहीं पता है, और जिसने अंदर रेफरेंसिंग पढ़ी है उसको पता है कि सर इसका क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, ठीक है ना। IEEE स्टैंडर्ड किसके लिए यूज़ होता है, एमएलए किसके लिए यूज़ होता है, एपीए किसके लिए यूज़ होता है, शिकागो किसके लिए होता है, सबके क्या हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये भाई हमारा यूज़ होता है किसके, ये होता है हमारा एजुकेशन के लिए यूज़। मतलब जब भी एजुकेशन सब्जेक्ट में या एजुकेशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके हम थीसिस या कुछ भी आर्टिकल राइटिंग करते हैं, और उसमें क्या करना होता है, हमें रेफरेंस देने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज़ एपीए। या साइंस में एमएलए किसके लिए यूज़ होता है, बोलो, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। याद रखना है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से लिख लेना है, ठीक है। ये यूज़ होता है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़, ठीक है ना, ठीक है। और फिर आता है एक हमारा बच रहा है, ये दो बच रहे हैं, IEEE कंप्यूटर साइंस, या फिर कह सकते हैं किसके लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। और बचा ये शिकागो। जो हिस्ट्री के बच्चे हैं वो मार्क कर लो, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ये क्या है, रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ करने का इनका एक सेट है, पैरामीटर सेट है कि तुम्हें यूज़ करना है क्या, एपीए। किसको, एजुकेशन वालों को। एमएलए वाले किसके लिए होंगे, जहाँ पे हमारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, वो सब क्या यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब सर क्या बस इतना ही है, अभी 2 पॉइंट बच रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है ना। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर बात करें तो क्या है, पहला है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये एक कंप्लीट यूनिट है। जब भी आप पीएचडी में जाएंगे, रिसर्च में एडमिशन लेंगे, पहली रिसर्च मतलब पहला कोर्स वर्क से पहले आपको एक पूरी यूनिट दी जाएगी पढ़ने के लिए कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च कैसे यूज़ होता है, MS ऑफिस कैसे यूज़ होता है, डिवाइसेस वेरियस कैसे यूज़ होते हैं, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, मतलब का पूरा आईसीटी ऑलमोस्ट रिसर्च में आ जाता है, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। कंप्यूटर आप यूज़ करेंगे तो डाटा के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप, कैसे रिलेवेंस बनना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको पूरे को आप बोल सकते हो आईसीटी प्लस रिसर्च एप्टीट्यूड। कोई भी क्वेश्चन अगर आईसीटी और रिसर्च का मिक्स होकर बन गया, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एनटीए ने ये कर दिया इस पॉइंट को देके, क्लियर है, ठीक है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिख रहा होगा आपको कि इस पूरे 6 पॉइंट्स में सबसे छोटा है, दिख रहा है, पूरे 6 पॉइंट्स में सबसे छोटा पॉइंट लिखा हुआ है रिसर्च एथिक्स, बट इसका रेलिवेंस एंड इसका इंपॉर्टेंस इन सब में मैक्स है। रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इस पूरे यूनिट में भी रिसर्च एथिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंप्लीट सिलेबस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। किस तरीके से हम एथिकल होके हमें रिसर्च करनी होती है। ये नहीं कि हमें भाई किसी का डाटा चुरा के हमने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी की थीसिस चुराई, उसका टाइटल इधर से उठाया, इसका टाइटल उधर से उठाया, सिंपल ये नहीं करना होता है। समझ रहे हो ना, प्लेगरिज्म वर्ड है एक, बहुत यूज़ होता है, ये चेक होता है। क्यों? इसीलिए कि हम रिसर्च एथिक्स को वॉलेट तो नहीं कर रहे हैं, हमने किसी से अगर सीखा है तो उसको क्रेडिट दिया है कि नहीं दिया है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये सब एथिकल चीज़ें होती हैं। एथिक्स तो पढ़े ही हैं सबने, और यहाँ पे क्या है, रिसर्च के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे एथिक्स आ जाते हैं किसमें, इस छोटे से टॉपिक में, रिसर्च एथिक्स। समझ में आ रहा है। और एनटीए का ये भी एक फेवरेट टॉपिक हो चुका है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनटीए, क्योंकि अब देखो इसको, पूरे सिलेबस को देखोगे, ऊपर के 5 पॉइंट में कितनी सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दी, तो वो यहाँ तक आते आते बच्चा वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है, इसको पढ़ के ही नहीं जाता है। सिंपल सोचता है एथिक्स तो है, बट एथिक्स से एमएसओस बहुत ज़्यादा आते हैं,
जैसा मैंने बताया ना, MLE की फुल फॉर्म आई थी। एथिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी MS तो आए हैं 2022 के एग्ज़ाम में। तो ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और देख सकते हो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है कि सिर्फ इसके की पॉइंट्स बताने में, और अभी तो सोचो मैंने 25 टाइप के रिसर्च भी लिखे नहीं, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये सबसे वास्ट यूनिट में से एक यूनिट है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें क्या पढ़ना होता है, 30% पढ़ना होता है 70% कवर करने के लिए। बट एज वी सेड कि 30% से आपका क्या होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अब आप गोल बना सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या आपको नॉलेज चाहिए, जो हमारा सोल पर्पस है इस चैनल का, क्या कि हमें नॉलेज को पॉइंट आउट करके ग्रो करना है फ्रॉम, जानते हो ना, सीड। क्या करना है, इसको नॉलेज को ग्रो करना है फ्रॉम सीड। मेरा ये पर्पस है, आप भी समझ सकते हैं एग्ज़ाम तो आप क्रैक कर ही लेंगे। आपका मोटिव क्या है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करके रुकना चाहते हैं कि नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ और आपके लिए ओपन एंडेड छोड़ता हूँ कि क्या आप मेरे साथ नॉलेज सीड से इसको ट्री बनाने की प्रोसेस में आप रहेंगे। ट्री मतलब नॉलेज ट्री, मतलब समझ लो कि ये बिल्कुल एक बेसिक से हम पूरी एडवांस चीज़ों को सीख पाएँ, पूरी एडवांस चीज़ें पता हो, पूरे उस सब्जेक्ट का क्रक्स पता हो, पूरे उस सब्जेक्ट्स में मतलब हम कहीं भी किसी से पॉजिटिवली डिबेट कर सकें, मतलब हम अपने पॉइंट्स रख सकें। हमें इतना सीखना है हर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको सच में आप इन्हें लाइक कर रहे हैं तो तब आप इन्हें लाइक कीजिए। मैं नहीं कहूँगा आपको कि हर कोई यहाँ पे आए और इस वीडियो को लाइक करे, बट इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़ देन लाइक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।